सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपको, इन सिकल सेल एनीमिया लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स किसको कहा जाता है? आरबीसी को। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? 17 डेज, 40 डेज, 76 डेज या फिर 110 डेज, कितना होगा? सिकल सेल एनीमिया क्या है? जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा हो जाएगा? सिकल सेल में, मतलब हिंदी में हम कहें तो कैसे? हंसियाकार, जो हंसियाकार शेप हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो आरबीसी का क्या होगा? शेप जब बदलेगा तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होगा। कि यहाँ पर यदि सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है, आरबीसी का शेप तो चेंज होगा ही, नॉर्मली जो आरबीसी रहेंगी उस शेप में ना होके हंसियाकार हो जाए, सिकल शेप में हो जाए, और ऊपर से एनीमिया की कंडीशन भी हो रही है, तो यहाँ पर आरबीसी का जीवन काल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 120 दिन जो नॉर्मल है उतना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कितना हो जाता है जनरली? 10 से 20 दिन तक का। यदि हम एक एक्चुअल पॉइंट पे बात करें तो 10 to 20 डेज तक हो जाता है। अब एज पर आप ऑप्शन में देखिए कि क्या आपके ऑप्शन में रहेगा, तो रहेगा आपका 17 दिन तक का। कितना? ओनली 17 डेज के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं 120 दिन तक रहती हैं, लेकिन सिकल सेल रहेंगी, मतलब जो हंसियाकार सेल्स होती हैं उनका जीवन काल 10 से 20 दिन का रहेगा। और जो नॉर्मल आरबीसी होती हैं वो होती हैं बाई कॉनकेव शेप में। बाई कॉनकेव शेप रहेगा तो इजीली है जो छोटी छोटी कैपिलरीज में से क्या कर जाएंगी? फ्लो कर जाएंगी। लेकिन जब ये सिकल सेल रहेंगी तो ये देखिए इस तरीके से फंसेंगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा और जनरली ये क्या हो जाएंगी? यहीं पे डेड भी हो जाएंगी। इसीलिए फिर ना तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन बाइंडिंग कर पाएंगी, क्योंकि आगे फ्लो ही नहीं हो पाएंगी। जब ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो एनीमिया वाले मरीज में आपने देखा होगा, नॉर्मल एनीमिक पेशेंट में बहुत जल्दी हाँफने लगता है, बहुत जल्दी थकने लगता है। उसका रीज़न क्या होता है? एक तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, मतलब आरबीसी। तो यहाँ पर 17 दिनों का जीवन काल किसका कंसीडर किया जाएगा? आरबीसी का, बट इन सिकल सेल एनीमिया के केस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, During a nursing assessment on a patient with a pressure injury, you note that the patient's pressure ulcer has a loss of dermis with fat showing but no muscle, tendon or bone showing. Which pressure ulcer stage it is? क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप किसी प्रेशर इंजरी वाले का, मतलब यहाँ पर प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट को आप चेक करते हैं तो यहाँ पर पेशेंट को क्या हुआ है? प्रेशर अल्सर तो हुए हैं, प्रेशर सोर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ डर्मेटाइटिस विथ फैट सोइंग, डर्मिस लेयर क्या हो गई है? यहाँ पर लॉस हो गई है, फैट दिख रहा है, बट कोई मसल, टेंडन और बोन है जो नहीं दिख रही है। तो ये कौन सी स्टेज का अल्सर होगा? कौन सी स्टेज होगी अल्सर की? स्टेज 1 स्टेज क्या होगी? ये होगी आपकी थर्ड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। ये देखिए चारों स्टेज दी गई हैं। अब आपको क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि फैट दिख रहा है बट बोन, टेंडन, मसल से सब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब आपको ये जो 4 स्टेज दी गई हैं प्रेशर अल्सर की, इसको हम डेक्यूबिटस अल्सर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 स्टेज होती हैं अल्सर के लिए, आपको या तो यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इमेज दे के पूछ सकते हैं, यदि इमेज बेस्ड नहीं आपको आता है तो आपको है जो नॉर्मली क्वेश्चन में भी पूरा डिस्क्राइब करके पूछा जा सकता है। तो ये देखिए 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसमें स्किन इंटैक्ट विथ नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस। तो जो नॉर्मली स्टेज है यहाँ पर, सॉरी, जो नॉर्मल स्किन होती है हमारी वो ऐसी होगी। सबसे फर्स्ट इमेज दिख रही है। अब यहाँ पर ये देखिए जो क्लिनिकल अपीयरेंस है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? स्किन इंटैक्ट रहेगी, मतलब स्किन ब्रोकन नहीं होगी पहली स्टेज में, बट रेडनेस थोड़ी थोड़ी दिखेगी, एक एरिया दिखेगा रेडनेस का, लेकिन स्किन ब्रोकन नहीं होगी। दूसरी स्टेज आती है आपकी ये, इट हैज़ अ पार्शियल लॉस ऑफ डर्मिस ऑफन विथ अ पिंक वुंड बेड बट नो फैट और मसल, बोन और टेंडन विजिबल। तो दूसरी स्टेज में क्या होगा? पहली स्टेज में स्किन नहीं ब्रोकन होगी, दूसरी स्टेज में
पार्शियली डर्मिस लॉस होगी, पिंक टाइप का है जो अंदर से दिखेगा आपको, वुंड पिंक टाइप का दिखेगा, लेकिन ना यहाँ पे आपको फैट दिखेगा, ना मसल दिखेंगी, ना बोन, ना टेंडन, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब तीसरी स्टेज आएगी। तीसरी स्टेज में डर्मिस है पूरे तरीके से लॉस हो जाएगी, सेकंड में पार्शियली थोड़ी लॉस होती है, थर्ड में डर्मिस तो पूरी लॉस होगी, साथ में फैट भी विजिबल होगा, फैटी लेयर है वो भी विजिबल होगी, लेकिन बोन, मसल, टेंडन विजिबल नहीं होते हैं। जब जो चौथी स्टेज होती है इसमें आपका क्या होगा, डर्मिस तो लॉस होगी ही, फैट, मसल, बोन, टेंडन सब कुछ विजिबल होंगे। क्या होंगे? सभी चीज़ें विजिबल होंगी। फिर आपने एक जो लास्ट में 4 तो मेन स्टेज हो गई, 5वीं होती है कि ब्लैक ब्लैक टाइप नेक्रोसिस काइंड ऑफ दिखना। तो एक ऐसे होगा, देखिए ब्लैक टाइप से दिखने लगेगा। जब यहाँ पर चौथी स्टेज में तो क्या होगा, फुल थिकनेस स्किन लॉस होगी, मसल, बोन, टेंडन सब कुछ दिखेगा। लेकिन जब जो 5वीं होगी या अनस्टेजेबल, इसको किसी स्टेज का नाम ही नहीं दिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अनस्टेजेबल। तो ये क्या है, कवर्ड विथ स्लफ और स्कार टाइप का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर डीप टिश्यू इंजरी होगी, पर्पल टाइप की स्किन होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होना भी बंद हो जाती है। जब यहाँ पे आपकी नर्व, मसल, बोन, ब्लड सभी चीज़ें क्या रहेंगी, अफेक्टेड होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्रोसिस फॉर्मेशन होगा, स्कार फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये आपको इमेज अपने माइंड में सेट करना है। पहली, स्किन ब्रोकन नहीं होगी, ओनली रेडनेस होगी। दूसरे में पिंक टाइप का वुंड दिखेगा, थोड़ा बहुत डर्मिस है जो क्या होगी, अफेक्ट होगी। तीसरी में आपको डर्मिस फुली अफेक्ट होगी, फैट भी दिखेगा, लेकिन बोन, मसल, टेंडन नहीं दिखेंगे। लास्ट चौथी स्टेज सब कुछ दिखेगा। 5वीं में ब्लैकनेस टाइप होगी, स्कार फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दी हुई है पूरी 4 स्टेज। प्रेशर सोर की 4 स्टेज होती हैं, जो 5वीं स्टेज है वो इस तरीके से हो जाती है, जिसको हम अनस्टेजेबल कहेंगे, मतलब इसकी कोई स्टेज ही नहीं है। डीप टिश्यू इंजरी होगी तो सबसे बोन तक, बोन के और लास्ट पार्ट रहेगा वहाँ तक है जो अफेक्ट होगा। अनस्टेजेबल में जो बोन के ऊपर भी आपको ब्लैक ब्लैक टाइप का है जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, all of the following are changes that occur to the fetal circulation within minute of birth except for which। तो यहाँ एक्सेप्ट है यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर विच। तो फीटल सर्कुलेशन में सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, किसी एक को छोड़कर सब चेंजेस होंगे फीटल सर्कुलेशन में, किसी एक को छोड़कर। अच्छा, फीटस कब नाम दिया जाएगा? जब बच्चा गर्भ में होगा, बाहर आएगा तो नहीं, तो क्या है वो यूट्रस में ही है, उस दौरान जो फीटल सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, लेकिन किसी एक को छोड़कर, मतलब जो नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस विनोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द हेपेटिक पोर्टल साइनस, या फिर क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल। तो फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में जब तक बच्चा गर्भ में रहेगा तब तक तो ठीक है। फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि अम्बिलिकल वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डक्टस विनोसिस भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, आर्टरियोसिस भी होगा, फोरामेन ओवल क्लोज होना स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन के दौरान ही, लास्ट स्टेज में। लेकिन हेपेटिक पोर्टल साइनस का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा हेपेटिक पोर्टल साइनस में। तो यहाँ पर अम्बिलिकल वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, डक्टस आर्टरियोसिस, विनोसिस और फोरामेन ओवल ये क्लोज होंगे, लेकिन हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो क्लोज नहीं होगा। फीटल सर्कुलेशन में हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो क्लोज नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें एज पर ऑप्शन है वो वैसी ही होंगी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फुलमिनेंट एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हीमोलाइटिक एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, कौन से बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण हो सकती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स के कारण, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इश्चेरिचिया कोलाई और इकोलाई, या फिर प्रोटियस स्पीसीज। तो यहाँ पर किसके द्वारा जो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन यदि प्रेगनेंसी में डेवलप होती है,
कौन सा बैक्टीरियल टॉक्सिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो होते हैं जनरली क्या, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। क्या होंगे, कौन से बैक्टीरिया होंगे, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। और इस केस में जब यदि प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन डेवलप होता है तो यहाँ पर ये कौन सी प्रेगनेंसी में कंसीडर होने लगती हैं, ये प्रेगनेंसी कहलाती हैं क्या, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्या होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स है ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। और इसके द्वारा यदि यहाँ पर क्योंकि पूछा है कि फुलमिनेंट एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया यदि होता है, लेवल ऑफ HCG इन द मैटरनल सर्कुलेशन टिपिकली पीक एट व्हाट लेवल एंड व्हाट जेस्टेशनल एज। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो HCG हार्मोन है, क्या है, HCG हार्मोन है, पीक लेवल पर कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में जाएगा। पीक मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे कितने वीक की प्रेगनेंसी में जाएगा। ऑप्शन में है आपको 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स, दूसरे में 10,000 MIU ml एट 10 वीक्स, तीसरा ऑप्शन है आपको 10,000 MIU पर ml एट 20 वीक्स, चौथे ऑप्शन में 1 लाख MIU पर ml एट 40 वीक्स। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि यदि जो HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में पॉजिटिव, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं उसमें पॉजिटिव निकलता है, लेकिन इसका जो एज़ कम्पेयर टू यूरिन में तो आपके जब पीरियड्स मिस होते हैं तब चेक करेंगे आप, लेकिन ब्लड में आपको बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो HCG का मैटरनल सर्कुलेशन में, क्योंकि बच्चा तो क्या है गर्भ में रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसका तो आप चेक करेंगे नहीं वहाँ पे। तो HCG हार्मोन मैटरनल सर्कुलेशन में जब ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं तो हाईएस्ट रहेगा शुरुआती प्रेगनेंसी में। शुरुआती प्रेगनेंसी का मतलब है यहाँ पर 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, कितने, 10 वीक की प्रेगनेंसी में कितना हो जाएगा ये, 1 लाख MIU पर ml। कितना होगा ये, 1 लाख तक इसकी रेंज है जो पहुँच जाएगी शुरुआती 10 वीक की प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं है तब HCG का लेवल हाई हो जाता है, तब आपके या तो कुछ कैंसरस ग्रोथ हो रही है या कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण ही HCG का लेवल हाई होगा। कितने हफ्ते में होगा, शुरुआती 10वें हफ्ते तक 1 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगा। अब HCG से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आता है जो प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग नोजिया है, मतलब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है, इसके लिए हार्मोन जिम्मेदार क्या है, HCG। और आप HCG का हार्मोन शुरुआती प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा होता है, इसीलिए नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की सिचुएशन भी शुरुआती प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होती है। HCG को सीक्रेट कौन करता है, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या है, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल। ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन के टाइम पर, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यूट्रस में गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होगा जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल है, उस दौरान मैटरनल सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर HCG का लेवल हाई हो जाएगा। यदि सिंगलेटन प्रेगनेंसी का मतलब ओनली एक ही जो कंसेप्सियस मटेरियल है, एक ही फीटस डेवलप हो रहा है, एक ही एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 लाख तक। मे बी यदि 2 या ट्विन है तब यहाँ पे लेवल क्या है, तो कितना होगा, 1 लाख तक। मे बी यदि ट्विन्स होते हैं तब ज़्यादा ये है जो डेवलप है, जो HCG का लेवल है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मैटरनल क्वाड स्क्रीन परफॉर्म्ड एट 18 वीक्स जेस्टेशन रिजल्ट विद द फॉलोइंग रिजल्ट। क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड में क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्वाड में टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। कितने, टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, जिसमें होगा पहला अल्फा फीटोप्रोटीन, दूसरा होता है एस्ट्रॉइल। क्या है, एस्ट्रॉइल। तीसरा HCG और चौथा इनिविन। मतलब यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई तो एक क्वाड हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉइल, HCG और इनिविन। अब इन चारों की जो वैल्यू दी गई है क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट में, अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू कितनी दी गई,
0.5 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, एस्ट्रॉयल की 0.6 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, एससीजी की 2.0 मल्टीपल ऑफ द मीडियन और इनहिबिन की 1.08 MOM, विच फीटल डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली गिवन द सीरम एनालिटिक प्रोफाइल। सीरम टेस्ट किया गया जिसमें क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया गया 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, तो जो वैल्यू आई है निकल के वो ये हैं इन चारों की। कौन सा है जो बच्चे को डिफेक्ट हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, जो फीटस है उसको क्या डेवलप होने के रिस्क रहेंगे? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम, ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 13 या फिर टर्नर सिंड्रोम, क्या बच्चे को डेवलप हो सकता है? तो आप सबको पता है कि जब भी जो सीरम लेवल चेक किए जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल है जो मेनली चेक किया जाता है, तो यदि उसका लेवल क्या हो, हाई हो, तब क्या कंसीडर किया जाता है? जब हाई रहेगा तो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। लो है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर जो अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रॉयल इन दोनों के वैल्यू क्या है, कम है। 0.5 MOM है अल्फा फीटोप्रोटीन और 0.6 है एस्ट्रॉयल की। लेकिन जब एचसीजी और इनहिबिन का लेवल बढ़ा हुआ हो तब इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम डेवलप हुआ है। तो याद रखें, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल सबको पता है किसमें कम होता है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में। तो यहाँ पर भी वही अल्फा फीटोप्रोटीन और जो एस्ट्रॉयल है इस दोनों के लेवल डिक्रीज्ड है, लेकिन जो एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो और इनहिबिन इन दोनों के लेवल बढ़े हुए हैं। और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गर्भ में जो बच्चा है, यूट्रस में जो बच्चा डेवलप हो रहा है फीटस, उसको डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 डेवलप हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज a number of screening tests are performed in all pregnancies at designated gestational age. Which of the following screening test is correctly matched with the gestational age? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेगनेंसी में अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं अलग अलग जेस्टेशनल एज में, मतलब कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, कौन से टेस्ट कितने वीक की प्रेगनेंसी में हो रहे हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट सही तरीके से मैच किस ऑप्शन में आपको हो रहे हैं। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है ग्लूकोज लोड टेस्ट एज द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। क्या ग्लूकोज लोड टेस्ट है वो पहली प्रीनेटल विजिट में होगा। दूसरा है क्लेमाइडिया टेस्ट है 22 to 24 वीक्स में। तीसरा है फीटल एनाटॉमिक सर्वे 34 to 36 वीक में। ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर स्टेटस 35 to 37 वीक्स, या फिर रूबेला सीरोलॉजी एट द 6 वीक पोस्ट पार्टम विजिट। तब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो किस हफ्ते की प्रेगनेंसी के साथ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज लोड टेस्ट, तो फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में आपका नहीं होता है। ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को पता करने के लिए जनरली 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी में होगा। ये कब होता है? ये होता है 24 to 28 वीक की प्रेगनेंसी में ये है जो किया जाएगा। कितने में? 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। अब जो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहली प्रीनेटल विजिट में ये 22-24 में नहीं होगा, ये फर्स्ट में ही होता है कि माँ को कुछ इस तरीके की बीमारी तो नहीं है कि जो बच्चे को भी जा सकती है। रूबेला हो गया और ये दोनों हो गए, किस में होंगे? फर्स्ट में हो गए। तो ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे। रूबेला सीरोलॉजी 6 वीक पोस्टपार्टम विजिट में क्यों करवाएंगे? पोस्टपार्टम का तो मतलब होगा डिलीवरी हो गई, 6 हफ्ते हो गए प्रेगनेंसी को, उसमें इवन बच्चे को ट्रांसफ़र होना होगा तो हो जाएगा जब तक। तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट में होगा क्लेमाइडिया और ये दोनों किस में होंगे? फर्स्ट में। अब यहाँ पर बचता है आपका एनाटॉमिकल सर्वे। फीटल एनाटॉमिकल सर्वे जनरली 18 से 22 वीक की जो आपकी बच्चे की एनोमली स्कैनिंग होती है वो कब होती है? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर जनरली इसको 22 या 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। कितने में? 22 वीक्स में इसको किया जा सकता है। क्लियर है?
तो ये भी नहीं होगा। अब आपका बचता क्या है, आपका बचेगा ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर है, जो 35 से 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाएगा। बाकी सबकी जो मैचिंग है वो अलग अलग है। जैसे ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होगा, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। किसके लिए? जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता करने के लिए। क्लियर? क्लेमाइडिया और रूबेला होंगे पहली विजिट में। एनाटॉमिकल सर्वे होता है जनरली 20 वीक्स में, जो एक एक्यूरेट एज दी जाती है वो होती है 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, जिसको हम एनोमली स्कैनिंग भी कहते हैं, फीटल एनाटॉमिक सर्वे को। और जो ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक है ये होगा 35 से 37 हफ्ते में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वन इज Which of the following organism is the most common cause of early onset neonatal conjunctivitis? तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव एजेंट हैं, जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? GBS मतलब ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस या फिर ट्राइकोमोनियासिस या फिर इकोलाई। तो ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर GBS है, जो GBS एक तो रेयरली ही रहेगा। जो क्लेमाइडिया होगा, यहाँ पर क्या होगा? क्लेमाइडिया। जब प्रेगनेंसी में हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन के लिए एक बैक्टीरिया पूछें तब आपको क्या कहना है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंक्स। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के कारण कौन सा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। क्या है? न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन रीजन ये है जो हो सकता है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन कॉमन यदि हम बात करें तो क्लेमाइडिया है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कुछ दिनों तक तो बच्चे में असिम्प्टोमेटिक रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट बच्चे 1 मंथ की एज में आपको है जो प्रॉपर विजिबल होगा, बच्चे की आंखों के यहाँ पे आप देखेंगे तो पानी सा भी आएगा, रेडनेस भी रहेगी। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा? क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। नेक्स्ट वन इज $18-year-old G1P0 presented 30 weeks gestation, complaining of malodorous vaginal discharge. A wet prepared reveals motile flagellated organism. The treatment plan would include which of the following antibiotics? यहाँ पर ये देखिए, जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। जीवन मतलब फर्स्ट टाइम ग्रेविड मदर है, प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, ना प्रीटर्म की, कुछ भी नहीं यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, स्मेली फाउल स्मेली वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। और जब टेस्ट किया गया तो यहाँ पर पता चला कि फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मतलब है क्या? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। क्या है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। तो यहाँ पर जो आप एंटीबायोटिक देंगे वो क्या होगा? क्योंकि मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं यहाँ पर, फाइंड आउट हुए हैं टेस्ट करने पर। तो यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, डाइफ्लुकेन या फिर जेंटामाइसिन या फिर बैक्ट्रिम, क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पर जनरली जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के लिए, यदि ड्रग ऑफ चॉइस की भी हम बात करें तो वो होती है मेट्रोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल। क्या होगी? मेट्रोनिडाजोल हो सकती है या फिर टिनिडाजोल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, The clinic nurse notes that the physician had documented a diagnosis of herpes zoster in the male client chart. Based on an understanding of the cause of this disorder, the nurse determined that this definitive diagnosis was made following which diagnostic test? तो यहाँ पर किसी क्लाइंट के लिए क्या है, किसी जो आपका क्लाइंट है, डायग्नोस क्या हुआ? हर्पीस जूस्टर सिंगलेंस, जिसको आप कह सकते हैं मेल क्लाइंट है। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो तो आपको पता है, हर्पीस जूस्टर जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए? पैच टेस्ट,
स्किन बायोप्सी, कल्चर ऑफ द लीजन या फिर वूज लाइट एग्जामिनेशन, कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर जो अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, हर्पीस जूस्टर में क्या होते हैं, वुंड टाइप के बनेंगे। तो वुंड टाइप के, लीजन टाइप के बनेंगे तो सबसे पहले उन्हीं को लेके है जो फाइंड आउट किया जाएगा कि ये हर्पीस जूस्टर है या कोई और अदर इन्फेक्शन के कारण ही हुआ है। तो पैच टेस्ट जनरली एलर्जी वगैरह चेक करने के लिए होते हैं। किसके लिए? एलर्जी के लिए। बायोप्सी वगैरह है जो किसके लिए होगी यहाँ पर? साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है तो इसके लिए तो नहीं होगा ना। पैच टेस्ट एलर्जी के लिए किए जाते हैं। बहुत सारी इंट्राडर्मली है जो निडल इंसर्ट की जाएंगी, उसमें कुछ मटेरियल लेके किस चीज़ से एलर्जी, उसके लिए बायोप्सी होगी आपकी टिश्यूज़ की स्टडी करने के लिए कि कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है। और जो यहाँ पर वुड लाइट एग्जामिनेशन है, क्या है? ये जनरली है जो स्किन में इन्फेक्शन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर कल्चर ऑफ द लेजन किया जाएगा। क्या कल्चर ऑफ द लेजन है जो यहाँ पे किया जाएगा हर्पीस जूस्टर को एज अ कंफर्मेटरी डायग्नोस के लिए। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर हर्पीस जूस्टर में एक तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान। क्लियर है? वायरल कल्चर वगैरह है जो किए जाएंगे, लीजन प्रोवाइड कर, जो भी लीजन है मतलब पता चलेगा जो हर्पीस जूस्टर है, हर्पीस जूस्टर है ये वेरिसेला जूस्टर नाम के वायरस से होता है। तो यहाँ पर जो चिकन पॉक्स को कॉज भी करता है तो याद रखें वायरस का नाम हर्पीस जूस्टर और सिग्नल्स, इसका वायरस है वेरिसेला जूस्टर जो सेम चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है। तो जिस भी स्किन पे घाव हुए होंगे या लीजन्स है तो वहाँ से पता चलेगा कि ये वायरस कौन सा है। पैच टेस्ट और जो बायोप्सी और जो वुड टेस्ट है सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन विच स्किन डिसऑर्डर डू टी सेल induce a sudden increase in cytokines leading to hyperplasia of skin cells resulting in raised skin plaques। तो यहाँ पर एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें टी सेल्स, क्या है? टी सेल्स सडनली साइटोकाइन रिलीज करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन बनाएंगी कि जो स्किन सेल्स क्या है आपको हाइपरप्लासिया टाइप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, कौन सा स्किन प्रॉब्लम होगी? डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर इम्पेटिगो। तो इम्पेटिगो ये सभी है क्या? ये सभी स्किन प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस भी, एक्जिमा भी, सोरियासिस भी और इम्पेटिगो। तो यहाँ पर इम्पेटिगो के लिए तो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल? ईच माइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या है? ईच माइट। अब यहाँ पर जिसमें टी सेल इंड्यूस तो होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी जिसके कारण स्किन पे ईचिंग टाइप तो होगी, काइंड ऑफ हाइपरप्लासिया मतलब स्किन उठी उठी सी देखने को मिलेगी, वो होता है सोरियासिस। क्या है? सोरियासिस। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। लंबे टाइम तक चलने वाली स्किन प्रॉब्लम है जिसमें हमारा अपना खुद का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होके एक सेल से 2 सेल और 2 से 4 सेल बनाना स्टार्ट करेगा। जो हाइपरप्लासिया की कंडीशन मैंने जस्ट बताई है वही इसमें देखने को मिलेगी और ये क्या कहलाती है? सोरियासिस। ये अलग अलग टाइप की होती है, इन्वर्स, पॉस्चुलर, ग्यूटेट या सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा। इसमें अपना खुद का जो इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी कि सेल्स 2 से 4, 4 से 6 होंगी, मतलब हाइपरप्लासिया की सेल की जो काउंटिंग है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इम्पेटिगो में इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? पहले ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का है जो मेन रीजन क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी 60%, एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बोफिलिया। क्या है जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए सबसे कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है? तो पहले ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं 60% तक जो मिसकैरेज हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं। किसके कारण? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण।